नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पहले जेई के बैच के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन जेई के बारे में पूरी जानकारी दीजिए कि क्या प्रोसेस है, क्या है ये, कि कोई कोर्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है, इसमें किसी कोर्स की जानकारी नहीं दी जाएगी। इसमें यह बताया जाएगा कि आप इस समय आप जिस स्तर पे हैं उस स्तर से कैसे अपनी जो मंजिल है उसको पा सकते हैं। केवल इससे रिलेटेड एक वीडियो है। इसमें जरूर नहीं कि आप किसी का कोई कोर्स खरीदे ना खरीदे, वो बात दूसरी हो गई। आज हम लोग केवल नॉलेज की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हमने बोला है कि तैयारी की संपूर्ण जानकारी, और ये उस लेवल से मैं जब भी मेरी क्वालिटी आप जानते होंगे कि जब भी कोई चीज मेन क्लास में जब भी कोई चीज मैं पढ़ाया हूं तो उसको उस जगह से उठाता हूं जहां से उसका रूट है, और मैं आज रूट पर बात करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप एक चीज को समझिएगा कि जूनियर इंजीनियर होता क्या है। जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट होती है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। पैसे वाइज लोग चीजों को तौलते हैं, जानते हैं। जब आप एक क्लर्क होते हैं, जब एक आप कोई और काम कर रहे होते हैं, तो आप एक केवल आपकी जिम्मेदारी केवल कागज पत्थर तक सीमित रहती है। जेई एक ऐसा लिंक होता है, कड़ी होता है, जो एक बड़े अधिकारी का मतलब समझते हैं ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का मतलब अच्छे खासे, जिनके पास मतलब एक अच्छी जिम्मेदारी हो, उनसे बहुत छोटे वर्ग को कनेक्ट करने का एक काम करता है जी, ठीक है ना। और अगर पैसे रुपए के मामले में कहें तो मैं सैलरी की बात करें तो उस पर भी मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं कि इसका रियल जो है स्टेज क्या है। आप जब एक जेई बनते हैं तो असल में आपका लेवल क्या होता है वो भी मैं बताता हूं, ठीक है ना। कई बार चीजें पैसों से ऊपर होती हैं, तो उस पर उन चीजों पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद बनते कैसे उन प्रक्रियाओं पे, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो संपूर्ण जानकारी की यदि हम लोग बात करें यहाँ सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको दे करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको इन इन एग्जाम्स पर आपको एसएससी जेई सबसे ऊपर मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कराने वाली संस्था है, जिसका फॉर्म हर साल आता है। ये एक फिक्स ड्यूरेशन का फॉर्म होता है। इसको ऊपर रखने का ये वजह नहीं है कि इसमें सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। आपको मालूम है, अगर 100 बच्चा जेई बन रहा है, 100 बच्चा यदि जेई बन रहा है, तो उसमें से 80 बच्चे, मतलब 100 में से केवल 20 बच्चे एसएससी जेई में जाते हैं, बाकी 80 बच्चे इस डिपार्टमेंट में होते हैं। आपको ये बात मैं पहली बात क्लियर कर दूं, आपको नहीं मालूम है तो आप पता करिए। पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि ये सब वैकेंसी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी, पहले तो केवल इसमें 5 होते थे, 95 इसमें होते थे, लेकिन अब इसमें 20 हैं तो इसमें 80 बच्चे हैं। ये पहले आप जान लीजिए। इसी से आप सबसे बड़ी बात, एक चीज अपने मस्तिष्क में लाइए, जो आप कर रहे हैं और जो बनना चाहते हैं वैसे लोगों के संपर्क में रहना शुरू करिए, ठीक है ना। जो वो पहले से क्वालिफाई किए, आपके आपके चाचा हो, आपके भैया हो, आपके कोई रिलेटिव हो, तो उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या होता है, कैसे होता है। जिस चीज को आप जीते हैं वो आपकी जिंदगी बन जाती है, जिसको आप अवॉइड करते हैं, जिससे आप बचना चाहते हैं, वो आपकी कमजोरी बन जाती है। तो आप देखिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। सारा खेल माहौल का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पॉलिटेक्निक करने कई लोग आप लोगों में से गांव में से आए होंगे, बहुत गांव के बच्चे आए होंगे जिनको, अच्छा, आपका जो गांव वाला दोस्त जो पॉलिटेक्निक नहीं किया, आप जब पॉलिटेक्निक करने गए या बीटेक करने गए, जो भी आप कर रहे हो, तो एक बात बताइएगा, वो गांव वाला जैसे 1-2 साल आप उसी के साथ रहते थे, लेकिन जब आप कॉलेज आए और अब वापस जब गांव जाते हैं तो आपको लगता नहीं आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आपको लगता नहीं कि कितना आप कुछ गांव में काफी कुछ मिस हो रहा था, शहर में जाके आप बहुत कुछ नहीं समझे। इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट करिएगा। ये छोटा सा सवाल आपको ये समझाने के लिए काफी है कि जब हम किसी जगह रह रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जब हम उसको छोड़ के हटते हैं तब हमें पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे थे अभी तक। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप किसी माहौल में कंफर्ट में आ गए हैं, लग रहा है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए, आप जब उसको छोड़ के हटेंगे किसी बेटर जगह पे, और बेटर जगह कहां होगी, जहां आपको होना चाहिए, जिन लोगों के साथ आपको रहना है, अगर उनके साथ आप हो गए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। क्या उसके साथ आपका उद्धार हो सकता था? तो जवाब मिलेगा नहीं, उसके साथ आपका उद्धार नहीं हो सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात, अपनी जिंदगी को आज ही से अच्छे तरीके से जीना शुरू करिए। अच्छे तरीके से का मतलब हुआ कि वैसे लोगों का संपर्क साधिए जो आपको ओवरऑल उद्धार करें। आपके कंफर्ट जोन में बैठाए रखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेक्चर दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ये चीजों से गुजरा हूं, समझा हूं, जाना हूं। अब एक चीज और आगे, आपको मैंने बताया कि एसएससी जेई हर साल होने वाला एग्जाम है,
हर साल एग्जाम मतलब हर एक साल में इसका फॉर्म आता है। इसमें प्री लेवल पर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मेंस लेवल पर रिटेन होता है। मेंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कॉपी लिख सकते हैं, लेकिन प्री में आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, लेकिन हिंदी को ना गूगल, इंग्लिश वाला सही रहता है और उसको गूगल ट्रांसलेट किया रहता है। तो फिर वहां दिक्कत क्या आती है, आपको प्री में जो हिंदी में क्वेश्चन रहते हैं वो समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या कहा जा रहा है। प्री में जब हिंदी में क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। जब तक आप उसको इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, पहली बात। तो कहेंगे सर कैसे, तो मैं फिर से कहता हूं, मेरी बात पर यदि आपको यकीन नहीं है तो जो ऐसे मत पूछिए जो तैयारी कर रहा है, जो क्वालिफाई किया है उससे पूछिए। जो क्वालिफाई किया, तैयारी करने वाले से मत पूछिएगा ना, जो क्वालिफाई कर गया है 1-2 एग्जाम उससे पूछिए कि क्या यार हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना सही है इंग्लिश में। तो उसके बाद की बात मैं करूंगा। तो मैं आपको पहले से समझा दूं एसएससी जेईई कैसे एग्जाम लेता है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, इसमें पढ़ के आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप अपने मन से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। यहां कई बच्चों को दिक्कत आती है हिंदी और इंग्लिश की। मैं आपको एक बात बता दूं, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं ना, वो जनरली इंग्लिश ज्यादा जानते हैं। तो ऐसा देखा गया, ये कोई लिखी बात नहीं है, ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश वालों को नंबर जनरली ज्यादा मिल जाते हैं और हिंदी वाले बच्चों को नंबर कम मिले हैं, ऐसा देखा गया है। ये फैक्ट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है, अपने सारे स्टूडेंट पे ऑब्जर्व किया है। लेकिन अगर आप कहेंगे सर तब तो यूपी में डिप्लोमा वाले, मेरे जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सब डिप्लोमा वाले बच्चे थे, सब डिप्लोमा वाले बच्चे जेईई में। और इस बार जो एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ उसमें डिप्लोमा वालों ने बाजी मारी है। कारण उसका क्या था कि अब जो कोचिंग संस्थाएं पहले हिंदी में पढ़ाती थी, अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थाएं, वो भी इस बार इंग्लिश में पढ़ाई। तो इस वजह से बच्चों का ओवरऑल क्या हुआ है, उद्धार हुआ है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश वाला लोचा मैं अभी नहीं बात करूंगा। मैं अभी बोल रहा था कि आपका एसएससी जेईई का पैटर्न क्या है एग्जाम लेने का, सिलेबस पे भी नहीं बात कर रहा हूं, ये कैसे एग्जाम लेता है वो, प्री में क्या क्या होता है कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा मैंने बताया कि मेंस में होता है, और दोनों में वो आयोग कहता है कि आप किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं, या तो पूरा हिंदी या तो पूरा इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं पूरा इंग्लिश लिखना बहुत आसान है, क्योंकि एसएससी जेईई में लिखना नहीं पड़ता है, एक एक लाइन होती है पॉइंट वाइज, और वो चीजें आप इंग्लिश में ही लिख पाएंगे। चलिए उसको छोड़ भी देते हैं, अगर आप हिंदी में भी लिखेंगे तब भी आप लिखेंगे, इसकी गारंटी है, आप चिंता मत करिए। जब समय आता है तो चीजें अपने आप आ जाती हैं। आज आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आज आप बीटेक करने गए होते, जो बच्चे डिप्लोमा वाले लैंग्वेज को लेकर परेशान रहते हैं, डरते हैं कि इनका नहीं हुआ उनका नहीं हुआ, अगर आप बीटेक कर रहे होते तो आप इंग्लिश में हर साल एग्जाम दे रहे होते। आपका दोस्त जो बीटेक कर रहा है वो दे भी रहा है, तो उससे घबराना नहीं है, चिंता मत करिए। अगला एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी जेईई है। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी जेईई में होता क्या है, आपसे ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों का पेपर लेता है। टेक्निकल में तो जो रहता है, नॉन टेक्निकल में इसके सब्जेक्ट्स बदलते हैं। जैसे एसएससी जेईई में नॉन टेक में केवल जीएस और रीजनिंग होता है, बाकी टेक्निकल पोर्शन होता है, ठीक है ना। और इसमें नॉन टेक्निकल में रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर प्लस पूरा टेक्निकल, ये इसका सिलेबस होता है। किसका, यूपी ट्रिपल एससी का। सब हर एग्जाम के अपने अपने सिलेबस है। अब इसको एक साथ समझ लीजिए आप, यूपी पीसीएल, इसके अलावा कुछ एग्जाम, यूपी पीसीएल, यूपी आरवीनल, एनएचपीसी, टीएसडीसी, पीजीसीआई, डीडीए, डीआरडीओ, ये सब अपने सिलेबस देते हैं किसी में। लेकिन मैं एक चीज जान लीजिएगा, इंग्लिश का अलग से पेपर होता है, ग्रामर का, नरेशन का, पैसिव एक्टिव वॉइस का। तो आपकी इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे सुधरनी चाहिए, नहीं तो आप वहां जाके फिर फेल होंगे। एक तो चलो टेक्निकल इंग्लिश में लिखना है वो दूसरी बात है, लेकिन आप में इसमें इंग्लिश के पेपर होते हैं। हिंदी का पेपर केवल यूपी ट्रिपल एससी लेता है, इसके अलावा एसएससी में तो कोई हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात ही नहीं होती है। लेकिन इन सारे एग्जाम में जैसे आपका डीडीए है, डीडीए इंग्लिश का पेपर अलग से लेता है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश यूपी ट्रिपल एससी में भी होता है, हिंदी होता है लेकिन इंग्लिश भी होता है। उसके बाद आप चले आइए इसमें आप कुछ इसमें देखिए, आप बाकी में इंग्लिश का बहुत नहीं है। डीडीए में इंग्लिश, डीएमआरसी होगा, डीएमआरसी उसमें भी इंग्लिश रहता है। मतलब डीएमआरसी में तो यह है कि इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे तभी टेक्निकल की कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं चेक होगी, ठीक है ना। मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जिसको कोचिंग संस्थान वाले दबा देते हैं। पैसा भाई सबको चाहिए, तो आपको वो बोल देंगे हाँ हाँ ठीक है ऐसे ऐसे पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश वो नहीं सीखना है लिटरेचर वाला, सामान्य इंग्लिश वो जो सुनते सुनते तुम जान जाते हो।
जब किसी के संपर्क में लगातार रहोगे तुम्हारी वो चीज अपने आप सही होती है, उसको अलग से नहीं सीखना पड़ता है। लेकिन हाँ, एकदम हिंदी में पढ़ना मत, बस एक काम करना, जो तुम्हारी डिप्लोमा की बुक है, मान लो तुमने हिंदी में किताब ले लिया, हिंदी में डिप्लोमा की किताब ले लिया, तो कुछ उसमें लिखा रहता है ना, बगल में उसकी इंग्लिश भी लिखी रहती है ब्रैकेट में। तुम्हारी आदत क्या है, तुम इसको छोड़ देते हो। तुम्हारी आदत क्या है, इधर वाला पढ़ते हो इसको छोड़ देते हो। मत करो, बस इतना छोटा सा आदत बदल लो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी इंग्लिश कब सही होगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी इंग्लिश कब सही होगी। चलो इस पर अभी बात करेंगे। अदर स्टेट के जेई जब होते हैं, जब दूसरे स्टेट में, जैसे यूपी में जेई का फॉर्म आया, उत्तराखंड में आया, तो देखो एक चीज ध्यान दो, एसएससी जेई को केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना करती है उसको सही, लेकिन उसमें सभी लोगों को आरक्षण मिलता है, ओबीसी का अलग कैटेगरी बनेगा, सबको रिजर्वेशन जो मिलता है वो मिलता है। लेकिन जब दूसरे स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो वो केवल अपने स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन देती है, बाकी लोगों को या तो सीट नहीं देती है, या देती है तो जनरल में क्वालिफाई, जाइए जनरल में लड़िए। ठीक है, तो अदर स्टेट में जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, इसी तरह झारखंड एसएससी है, इसी तरह यूके पीएससी है, अलग अलग जो है संस्थाएं हैं अदर स्टेट में, जितने 28 राज्य जो भी है आपके, उन सब में भी वैकेंसी आती है। कुछ जो 7 सिस्टर वाले स्टेट हैं उसमें इधर वाले को एंट्री ही नहीं मिलती है, चाहे उधर कितनी भी वैकेंसी खाली रहे, इधर वालों को एंट्री नहीं मिलती है। तो अदर स्टेट में कुछ वैकेंसी होती है जिसको आप भर सकते हैं, और उसके लिए वो स्थानीय भाषा मांगते हैं। स्थानीय भाषा का मतलब वहां की लोकल लैंग्वेज अक्सर मांग लेते हैं। तो ये अदर स्टेट का, आप ज्यादातर जो फाइट करते हैं वो इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। पीएसयूज में कुछ है, पीएसयूज में ये आ जाएगा, पीजीसीआईएल पीएसयूज है। पीओसीज का मतलब जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती हैं, उसमें जो है आप जा करके, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का ही तरह सारी सुविधाएं देने वाली लिमिटेड कंपनियां होती हैं। ठीक है ना, तो ये सब थे डिपार्टमेंट जिनके थ्रू आप एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अगर आप जेई बनते हैं तो आपकी सैलरी और पोजीशन क्या होती है, मैं आपको एक बात बता दूं। जेई का जानते हैं ग्रेड पे मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, 4200। अब ये ग्रेड पे क्या है उसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि आईएएस जो होता है ना, आईएएस, उसका ग्रेड पे 7600 होता है, और जो पीसीएस अधिकारी होते हैं जिससे एसडीएम बनते हैं उसका ग्रेड पे 5400 होता है। ठीक है ना, अब जानते हैं इनके बाद इसी का नंबर आता है जेई का, सैलरी के वाइज। वैसे पोजीशन तो देखो प्रशासनिक में कोई रहता है तो उसका पोजीशन बड़ा होता है। 4th क्लास का कांस्टेबल है, प्रशासनिक में है तो पुलिस की वर्दी मिल जाती है। 4th क्लास का रेलवे में है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। 4th क्लास का और कहीं जगह तो और कोई इज्जत नहीं है। तो ये जान लीजिए प्रशासनिक लेवल पे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अगर पैसे वाइज देखेंगे तो जस्ट इनके बाद जेई का नंबर ही आता है, क्योंकि लेखपाल हो, वीडियो हो, आपके और छोटे डिपार्टमेंट हो, जेई उनमें एक छोटा अधिकारी के रूप में देखा जाता है। जेई को एक जगह मिलती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है उसको। तो ये इसकी एक पोजीशन मतलब होता है कि वो एक क्षेत्र का जिम्मेदारी लेता है। अगर जैसे मैं सिंचाई विभाग में हूं तो मुझे एक नहर मिली, मैंने उस नहर का पूरा देख रेख किया, वो नहर मेरे जिम्मे है, कटी फटी, पानी नहीं पहुंचा, किसके यहाँ क्या हुआ, तो एक लोगों का समूह। मैं अगर यूपीपीसीएल में होता तो मैं बिजली विभाग में एक क्षेत्र मेरे कंट्रोल में होता, मैं उसको देखता। एक क्षेत्र का और कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है किस पर, एक जेई पर। एक जेई पर क्षेत्र में और लोगों की क्या है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उसकी सैलरी की बात करें तो इस ग्रेड पे की सैलरी का मतलब अलग अलग भत्ते मिला करके आपको सैलरी जो बनती है कम से कम 50K तक सैलरी बनी जाती है। और भी कई और, जैसे अब प्रमोशन हुआ, ये चीजें हुई, तो उसके बाद सैलरी क्या होती है आपकी बढ़ती है। इस समय करंट सिनेरियो है 50K मिनिमम आपकी सैलरी बनी जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कहीं एचआरए अलग है, जैसे रहने का खर्चा कहीं अलग मिलता है, कहीं ज्यादा फ्यूल का, टीएडी, तमाम चीजों को लेकर के सैलरी नियर अबाउट 50K के अप्रॉक्स बन जाती है। ठीक है, सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, एक मतलब 50K मतलब 50,000 आपका। ठीक है, आपका पोजीशन मैंने आपको समझाया कि आप एक क्षेत्र के लिए मालिक हो जाते हैं, तो आपके अंदर सूझबूझ, लोगों से बात करने की क्षमता, लोगों को समझने की क्षमता, हिंदी में बात करना है उन लोगों से, मजदूरों से, गरीबों से या इन चीजों से, लेकिन इंग्लिश में बात करना पड़ेगा अधिकारी से, तो वहां काम नहीं चल पाएगा। पत्राचार हिंदी से करना पड़ता है, बातचीत इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको भाषा का थोड़ा ज्ञान अच्छा होना जरूरी है टेक्निकलिटी के अलावा। यू हैव टू कंट्रोल एरिया। एक एरिया आपको कंट्रोल करना है, उसको अपने जिम्मे रखना है, सही रखना है, रख रखाव बंदूक, ये उसकी जॉब रोल होती है एक तरीके से। डेली की डेली जो काम हुआ उसको रिपोर्ट बना के अधिकारी तक पहुंचाना है, तो अधिकारी आपसे तो दूसरी भाषा में बात करेगा। आज जिससे रिपोर्ट बनवा रहे हैं, मजदूरों से रिपोर्ट ले रहे हैं, वो दूसरी भाषा होगी उनकी।
तो आपको उस तरीके का जॉब रोल मिलता है। नाउ कम टू द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्या होती है? एज 18 साल कई जगह पर मांगता है कि कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, नहीं तो 21 साल, यानी कई जगह पर 21 प्लस उम्र पे ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कई जगह पर 18 प्लस पर भी आप कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में यह भ्रम आता है, देखो ये तो मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज कई जगहों पर बहुत कम घटा देता है, तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, कई जगह 32 बोल देता है, लेकिन कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है जनरली, जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलती है, SC ST वालों को 5 साल तक की छूट मिल जाती है। यानी एक जनरल का कैंडिडेट है तो 18 प्लस पे फॉर्म भरना शुरू करेगा, 30 में वो बंद कर देगा फॉर्म भरना, 18 में फॉर्म भरना शुरू करेगा, 30 की उम्र के बाद नहीं भर सकता है। लेकिन जैसे ही आगे आप जाएंगे तो वैसे ही आपका ये ओबीसी का रहेगा तो वो 33 साल की उम्र तक भर लेगा, और आपका वो SC ST का रहेगा तो 35 साल तक भर लेगा। ये वेरी भी करता है, 30 वाला कई बार 32 होगा तो फिर 3 और 5 जोड़ लीजिए। परसेंटेज डिप्लोमा में कितना होना चाहिए कि आप जेई का फॉर्म भर पाए? तो एक चीज जान लीजिए यहां पे कि आपका डिप्लोमा में यदि 65% है तो आप कहीं नहीं रुकेंगे। कई जगह 60 ही बोलता है, कई जगह 65 से ऊपर कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां मांगा जाए कि आपको डिप्लोमा का इतना होना चाहिए। तो 65% पर भी आप आराम से एलिजिबल हैं। कहीं कोई बैक लगी है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं कोई बैक लगी है तो उससे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होती, बशर्ते कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कई लोग जानते हैं कि लेटरल एंट्री वाले बच्चे क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ लेटरल एंट्री क्या है, यानी लेटरल एंट्री वाले बच्चे क्या करेंगे। तो एक चीज जान ले, यहां पे लेटरल एंट्री में लिखा रहता है क्या कि आपने जो लेटरली एंट्री किया, आपके कोर्स का नाम है 3 इयर्स डिप्लोमा, तो आपने जो कोर्स किया है वो 3 इयर्स डिप्लोमा ही है। आपने ना तो उसको 2 साल में कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब जो बच्चा मान लो ईयर बैक ले लिया, फेल हो गया, वो 4 साल में कर लिया तो उसका 4 ईयर का डिप्लोमा हो जाएगा ना। वो जब बोलता है कि 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए, हमको बोला हमसे कि 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए, आपने कहा सर हम तो 2 साल किए हैं। अरे बेटा कोर्स कितने साल का है, तुम ना 2 साल में किए हो, कोर्स जो है वो 3 साल का है, तो तुम एलिजिबल हो। सभी लेटरल एंट्री वाले लोग जेई के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, रोल ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, मैं फिर से ये बात पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है, ये आपके एग्जाम में भी थोड़ा प्रभावित करता है। देखो शुद्ध हिंदी वाले, कड़वा सत्य है कि शुद्ध हिंदी वाले जेई में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि सरकार अपनी कोई पॉलिसी ना बदल दे। कुछ बदलाव हुए आगे आपके साथ वो अलग की चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं शुद्ध हिंदी वाले लोग जेई में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं जब तक वो इंग्लिश का चखना ना चखें, तब तक नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश जानना है ना, आपको जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप मेरी कोई क्लास कर रहे हैं या किसी की भी, उतनी क्लास भर की इंग्लिश हल्की हल्की समझ में आनी चाहिए। आपको कहीं लिखना नहीं पड़ेगा इंग्लिश में, मैं ये भी बता रहा हूं, बस समझ में आनी चाहिए। लिखना पड़ेगा ही नहीं आपको, जेई बन जाएंगे आप। आपको कहीं इंग्लिश नहीं लिखना पड़ेगा, जेई बन जाएंगे, लेकिन सुनना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आप रहेंगे। किसी दूसरी आपको बचपन में हिंदी कोई सिखाया था, कैसे आ गया? आपके माँ बाप बोलते थे, आप सीख लिए। तो आप पहले वहां रहिए जहां पे वो माहौल हो, तो इस चीज से घबराइए मत। आप बीटेक कर रहे होते सब आपको आ रहा होता। बेवकूफी वाली बात है कि सर इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है। इंग्लिश, मेरी सिस्टर इंग्लिश में इतनी अच्छा पढ़ाई करी कि अब वो इंग्लिश बोलती है, हमको नहीं समझ में आता है। वो अच्छा कंट्रोल है उसका भाषा पर। मैं भाषा वाली इंग्लिश नहीं, टेक्निकल की इंग्लिश इजी होती है, वो दूसरी होती है। आपको हल्का सा सीखना पड़ेगा इसको, एग्जाम के लिए भी और काम करने के लिए भी। ठीक है, आगे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसकी लिस्ट मैं आपको बता दूं। ये इतने सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो जो सारे एग्जाम थे वो ये सारे सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। उसमें से मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सब्जेक्ट टेक्निकल में यही है। अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके बाद सर्वेइंग आ गया, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। अब इसमें बताइए इन्वायरमेंट आ गया, एस्टीमेट आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, सॉइल मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ अर्थ, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन और स्ट्रक्चर एनालिसिस। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से एसएससी जेई सारे सब्जेक्ट लेता है अपने एग्जाम। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे एलएमआरसी है, वो कहेगा कि हमको इसमें 6 ही सब्जेक्ट है, वो अपना सिलेबस खुद बताता है। जो एग्जाम आता है नोटिफिकेशन में, वो अपने सिलेबस लिखता है कि मैं इतने में से ही पूछूंगा। कई बार वो कुछ अलग सब्जेक्ट भी दे देता है कि नहीं मेरे में ये भी रहेगा। तो ये चीज से मत घबराइएगा कि सर जेई का सिलेबस क्या होता है सर, तो ये घबराइएगा मत, इसका कोई इलाज नहीं है। आपके इतने सिलेबस हैं, इस सिलेबस को सर कैसे तैयार करें, सर बुक कहां मिलेगी? बच्चे पूछते हैं जेई की बुक। जेई की कोई बुक नहीं होती है। जेई की बुक वही होती है कि आप उसको किसी रेफरेंस बुक से पढ़िए। रेफरेंस बुक का मतलब हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक आती है बीटेक की, ठीक है।
आप डिप्लोमा के बुक से इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आ रहा हूं मुद्दे पर, समझिएगा। डिप्लोमा के बुक से आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये सारे की रेफरेंस बुक आती है, उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ चीजें फैक्टोरियल। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे ध्यान समझिएगा, इसीलिए किसी भी कोचिंग की नोट्स आप या तो खुद कोचिंग करके बनाए हो, या किसी स्टैंडर्ड कोचिंग की नोट्स, वही आपके लिए बुक है, समझिए। और प्लस प्रैक्टिस, तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपके नाम दिख रहे हैं टेक्निकल में, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करेंगे, तब वो सारे एग्जाम पीछे वाले क्लियर होंगे। इनके अलावा कुछ एग्जाम होंगे जो कुछ इसमें से हटा देते हैं और कुछ अपना जोड़ देते हैं, हल्का फुल्का, बहुत हल्का, लेकिन इतने कंपलसरी हैं, आपको सीखना चाहिए। क्योंकि अगर एसएससी जेईई का टेक्निकल यदि आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको कहीं और कोई जानकारी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन टेक्निकल में, एसएससी जेईई केवल यही दोनों पूछता है, एसएससी जेईई केवल यही दोनों, एप्टीट्यूड भी नहीं पूछता है, रीजनिंग और जनरल, इतना ही एसएससी जेईई पूछता है। लेकिन और एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पार्ट टीएसडीसी वाले ने पूछा, टीएसडीसी वाले एग्जाम में, तो 30 नंबर जनरल इंजीनियरिंग कर दिया, 120 नंबर टेक्निकल कर दिया। इसका मतलब था कि आप कई बार, जबकि ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर चीज है, मतलब ना के बराबर, एक दो एग्जाम में गलती से आ गया तो आ गया, ठीक है। तो एग्जाम कोई भी हो, सबका सिलेबस अलग होता है, लेकिन यदि आप एसएससी जेईई का सिलेबस कवर करते हैं तो सारे एग्जाम लगभग कवर होते हैं। ये इसका सिलेबस है, आपको इतना सारा पढ़ना पड़ता है नॉन टेक्निकल सेक्टर में, ठीक है। अब इनको तैयार करने का तरीका क्या क्या है मैं आपको बता दूं। इस तरीके पर आइए, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, आप जब तैयारी शुरू करते हैं, कई बार कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझे, सबसे पहला काम, आपको अपने डिप्लोमा का बेसिक नहीं तैयार है, आपको बहुत समय लग जाएगा जेईई तैयार करने में। अगर मेरी ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो अपने किसी तैयारी करते हुए सीनियर से पूछिए या जेईई से। मैंने कई बार आपके मन में आता है ना कि हमारे ये तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो वेरीफाई करिए, मुझे जाइए, किसी से पूछिए, अपने आपका जो चाहने वाला हो उससे पूछिए, कोई आपका चाहने वाला हो जो आपका भला सोचता हो उससे पूछिए। आप डिप्लोमा की बुक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बुक अगर पढ़नी है, मैंने बोला कि बुक मत लीजिएगा, बीटेक वाली बहुत ज्यादा रहता है, उसमें आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे। फिल्टर मतलब कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको डिप्लोमा की अपनी किताब पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पहला स्टेज है जेईई में कदम रखने का, पहला स्टेज है। आप अब देखिए, ये स्टेज आप डिप्लोमा में ही पूरा कर लें तब तो बहुत अच्छा है। ये स्टेज यदि आप डिप्लोमा में ही पूरा कर लें तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला स्टेज है कोचिंग क्लास या कोचिंग नोट्स, या आप कहीं से कोचिंग क्लास ले रहे हो या तो कोचिंग की नोट्स आप मंगवा लें, क्योंकि अगर ये अच्छे से तैयार है तो फिर आप इतने से ही काम कर जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझे मेरी बात? अगर ये अच्छे से तैयार है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग क्लास की, आप केवल नोट से काम कर जाएंगे। लेकिन ये तैयार होना चाहिए, एक जगह पर आपको क्लास लेनी पड़ेगी। अब अगर आप ये नहीं तैयार है तो जाएंगे यहाँ कोचिंग क्लास में 3 साल 4 साल लगाते हैं जेईई में, और समय लग जाता है, और डिप्रेशन अलग होगा। आप अपना डिप्लोमा यदि ठीक से नहीं किए हैं, एक स्टूडेंट था मेरा, निकलते निकलते एसएससी जेईई में हो गया, तो लोग कहें अरे 1 साल में निकाल लिया, 1 साल, 3 साल से वो मेरे साथ पढ़ रहा है डिप्लोमा में, कैसे माना जाए कि उसकी तैयारी 1 साल की? और वो 3 साल तक अच्छे से पढ़ा, पूरा हर सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ा, नोट्स बनाया, तो लोग कहते हैं 1 साल में निकालिए। 1 साल में नहीं निकला है, वो पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा था। आप रिवीजन क्लास देख देख करके पास हो रहे हैं, अंतर नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप इस अंतर को जब समझ जाएंगे तब तक देर हो चुकी रहेगी। और अपने पूछिए किसी से, मैं इसीलिए कहता हूं, मेरी इस बात को आप, मैंने तो इसको सिस्टमेटिक किया है, आप इसको वेरीफाई करिए, किसी पर भरोसा मत करिए, वेरीफाई करिए, इसको जाकर वेरीफाई करिए जाकर के। सेल्फ, देखिए पहला स्टेज है आप डिप्लोमा की पूरी किताब पढ़ें। दूसरा स्टेज किसी कोचिंग की नोट्स या कोचिंग क्लास ले लें, तब भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, रुकिए, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। अगला स्टेज असल तैयारी शुरू कराता है, यहां से असल तैयारी यहां से शुरू होती है। सेल्फ असेसमेंट, कोचिंग के दौरान या नोट्स के दौरान आप एक टाइम पर सैचुरेट होकर थकेंगे, और थकने के बाद आप करेंगे अपना सेल्फ असेसमेंट, का मतलब होता है खुद को आंकना। आंकेंगे आप कि मेरी कमियां कहां है, और वो कैसे करेगा, कमियां कैसे होगा, वो करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर कंप्लीट सेट से, यानी असेसमेंट के दौरान हम लोग प्रैक्टिस का सहारा लेंगे। कोई भी बुक से लेकर के जेईई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान कुछ टाइप के क्वेश्चन हमसे बार बार गलत होंगे, कुछ पोर्शन हमें बार बार वीक लगेगा। आप जान जाएंगे कि मेरी कमियां क्या हैं। इधर तक देखिए, खाली आप इकट्ठा कर रहे थे,
खूब सीमेंट गिट्टी बालू आप इकट्ठा कर लिए, घर बनाना है तो आपको अब प्लान करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट, ये इसके साथ साथ भी आप लेके चल सकते हैं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट एक ऐसा स्टेज है जिस दौरान आप सबसे ज्यादा अपने आप पे काम कर रहे होते हैं। पहला स्टेज आपने डिप्लोमा की बुक क्लियर की, दूसरा स्टेज आपने कोचिंग क्लास से या नोट से मदद लिया, तीसरा स्टेज आपने खुद को एनालाइज करना शुरू किया। कभी ये मत सोचिएगा कि कोचिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगी, या ये वाला स्टेज दिला सकता है अच्छे से हुआ तो कोचिंग क्लास सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। जब तक ये स्टेज शुरू ना हो तब तक के ऊपर के सारे स्टेज खराब है। खुद को एनालाइज करने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू होती है तब निखरता है और आता है अब एग्जाम क्लियर होता है, और तब आप खोल के कहते हैं मुंह, नया बच्चा क्या कि सर मैं तो सिलेक्ट हो गया। और तब आप अपने जूनियर को बताते हैं कि ये समय लगता है यार, जल्दी नहीं होता है। तो आप ये समय क्यों लगा, यहीं से गड़बड़ी हो गई थी। यहां से अगर इसको सही कर लिए खूब बढ़िया से उसी समय जब 3 साल में करना था। अब मैं बार बार कह रहा हूं, यदि तुम नए हो बेटा, तुम अगर अभी डिप्लोमा कर रहे हो तो अपने सीनियर के टच में रहो, उससे पूछो कि भाई ऐसे बोले हैं अश्विनी शर्मा, ये सही बोल रहे हैं क्या। तैयारी करने वाले बच्चे से पूछना, जैसे ही ये पता चलेगा तुमको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ये चरण है, इसी क्रम में तुम चीजों को क्लियर कर सकते हो। इसका क्रम बदलोगे, पहले ही जाके ये कर दिए, पहले ही जाके ये इसको उठा लिए ना, पहले आओ, इस क्रम में काम करोगे तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसको जल्दी कर लो, तेज कर लो, बस यही तुम कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज कि आप बताइए सर, अच्छा देखिए आपको फिर भी कोई डाउट यदि रह जाए तो आप 9169206261 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं हम लोगों से। कोई भी जानकारी आपको जेईई के रिलेटेड चाहिए, बैच का जानकारी चाहिए, डेमो क्लास चाहिए, सब है अवेलेबल। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया। इसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, कुछ बच्चे ऐसे मुझे क्वेश्चन भेजे थे, तो मैं उनके क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेता हूं, उसके क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं और उन क्वेश्चन से मैं देख लेता हूं कि क्या क्या दिक्कत आई है और मैं जो आए थे मेरे पास। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आया कि एसएससी जेईई से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, ऑप्शनल करने की ज्यादा आदत है और संसाधनों की कमी है। पहला क्वेश्चन है उनका, किसी ने मुझे भेजा है। बेटा संसाधनों को, ज्यादा संसाधन वाले लोग जीवन में क्या उखाड़े ये सोच लेना। धीरू भाई अंबानी गरीब थे तो तुम जानते हो, उनका लड़का और उनका लड़का क्या किए हैं तुम जान लो, उनका लड़का उनका बिजनेस चला पड़ा है। आप में संसाधनों की कमी एक प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये माइंड से निकाल दीजिए अपने। रिजल्ट में नाम गलत हो जाता है तो क्या करना होगा, किसका नाम गलत है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका नाम गलत है तो आज से आपका वही नाम है, समझ लीजिए गलत वाला ही सही नाम है। हाई स्कूल में और इसमें नाम सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो सही करा लीजिए। पापा का नाम अपना नाम ये कतई कहीं गलत नहीं होना चाहिए, उसको सही कराना जरूरी है, चाहे जैसे सही करवा लीजिए। लेकिन यदि मम्मी के नाम में कोई गलती है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एक एफिडेविट लगेगा, आप जब ज्वाइन करने जाएंगे कोई नौकरी तो उस समय डीवी के समय एक एफिडेविट लगेगा, मैंने एक तरह से एग्रीमेंट टाइप से कि आप सही बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है तो वो हो जाता है। लेकिन आपके नाम और पापा के नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे स्टेट जेईई की तैयारी है, कुछ ये क्वेश्चन है, स्टेट जेईई की तैयारी करना चाहता हूं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपकी पकड़ किसी भी सब्जेक्ट पे हो, लेकिन थ्योरेटिकल, मैं एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल नाम से बदनाम है, असल तकलीफ थ्योरी देती है। ठीक है, अगला स्टेट जेईई के लिए पेपर देने कितने दूर जाना पड़ता है। जो स्टेट का एग्जाम होता है वो उसी स्टेट में होता है, दूसरे स्टेट का एग्जाम होगा तो वो दूसरे स्टेट में होगा। ठीक है, अगला जीके में इंडिया जीके पढ़े या, ये गलत सवाल है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो सिलेबस बताएगा एग्जाम में। ऑप्शनल बुक से प्रिपरेशन करें या डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव बुक जेईई की नहीं आती है, जेईई का कोई डिस्क्रिप्टिव बुक नहीं आता है। आप ऑप्शनल से प्रैक्टिस और कोचिंग के नोट से या किसी भी ऐसे अच्छी नोट से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा, हो जाएगा काम। न्यूमेरिकल पर फोकस करें कि थ्योरी पर, दोनों पर करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी यहाँ पे। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे जो आए हुए सवाल हैं वो मैंने ले लिए हैं। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, वो डाउट आपके तुरंत सॉल्व कराए देंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।